वेलकम टू एबीसी कैंपस। आज हम नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स एक्ट 1881 में एक कॉन्सेप्ट डिस्कस कर रहे हैं पेमेंट इन ड्यू कोर्स का, जो कि सेक्शन 10 में गिवन है नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट के। तो पेमेंट इन ड्यू कोर्स को जिस तरीके से डिफाइन किया गया है सेक्शन में वो है कि पेमेंट इन ड्यू कोर्स मींस पेमेंट। अब बेसिकली जो अगर एक जनरल मीनिंग आपने लेना हो तो उसका मतलब है प्रॉपर वैलिड पेमेंट। यानी अगर किसी पर्सन ने पेमेंट इन ड्यू कोर्स की है तो फिर उसकी ऑब्लिगेशन ख़त्म हो जाती है, वो उसकी तरफ से प्रॉपर पेमेंट कंसीडर की जाती है। और उसके लिए उसे 3 क्राइटेरियाज को बेसिकली मीट करना होगा। नंबर 1 के जो पेमेंट है वो इन अकॉर्डेंस विद अपेरेंट टेन्योर होनी चाहिए। अपेरेंट टेन्योर का मतलब है कि जो डेट और पीरियड ऑफ टाइम इंस्ट्रूमेंट का बनता है उसके मुताबिक होनी चाहिए। यानी ये ना हो कि मेचोरिटी डेट से पहले ही पेमेंट कर रहे हैं। और तो ये बातों का ख्याल रखेंगे कि टाइम का ख्याल होगा। इन गुड फेथ हो रही हो। गुड फेथ का मतलब ये है कि अगर आपको कोई सस्पिशियस सर्कमस्टांसेस नज़र आते हैं या आपको ये नज़र आता है कि इसमें कोई प्रॉब्लम हो सकता है पेमेंट करने में, तो आप उसकी रीज़नेबल जो है इंक्वायरी करें, उसको अंडरस्टैंड करें। और यानी एक अगर आपको पता है कि ये एक इंस्ट्रूमेंट जो है आगे चोरी हो चुका है या लॉस्ट हो चुका है, फिर भी आप पेमेंट कर देते हैं, तो फिर वो गुड फेथ में पेमेंट नहीं होगी। तो गुड फेथ में पेमेंट होनी चाहिए कि इस इंटेंशन के साथ हो कि वाकई ये जिस पर्सन को की जा रही है वो इसका हकदार है। इसी पॉइंट को ही फर्दर इसके अंदर दोबारा भी ये मेंशन किया हुआ है कि विदाउट नेग्लिजेंस होनी चाहिए टू एनी पर्सन इन पोजेशन देयर ऑफ, कि जो शख्स उसकी पोजेशन में उसको दें। ये नहीं कि कोई आके कहता है कि जी मेरे पास जो है इंस्ट्रूमेंट पड़ा हुआ है, आप पेमेंट कर दें। उस पर नहीं, आप उसकी पोजेशन जो है ना वो आइडेंटिफाई करेंगे कि वाकई उसके पास पोजेशन हो। under circumstances which do not afford a reasonable ground of believing that he is not entitled to receive payment of the amount therein mentioned। यानी अगर कोई सस्पिशियस सर्कमस्टांसेस हों तो फिर आपने प्रॉपर उसकी इंक्वायरी और पता करना है और फिर गुड फेथ में पेमेंट करनी है। अगर सस्पिशियस सर्कमस्टांसेस नहीं है, जैसे एक पर्सन है वो रूटीन में उस तरह के चेक आपके पास लेकर आता है, उसकी लॉजिक भी बनती है कि वो उस तरह के चेक जो है इन कैश उसके बनते हैं कि इस तरह के चेक ऐसे पर्सन ऐसे बिजनेस के पास हो सकते हैं, तो देन फाइन। लेकिन अगर कहीं पर आपको अमाउंट या फिर फ्रीक्वेंसी ऐसी लगे कि जो प्रॉब्लमेटिक हो, तो फिर आपको उसको जो है चेक करना चाहिए। अब इसकी कुछ एग्जांपल्स हम डिस्कस कर लेते हैं। लेट्स से कि जी हम कहते हैं एक बैंकर ने एक चेक की पेमेंट कर दी जिस पर डेट थी 31 अगस्त और पेमेंट कर दी 17 अगस्त। तो जब चेक पर डेट 31 अगस्त है तो 31 अगस्त से तो पहले पेमेंट उसकी नहीं होनी चाहिए। तो उससे पहले अगर पेमेंट कर दी तो ये पेमेंट इन ड्यू कोर्स नहीं समझी जाएगी, क्योंकि पोस्ट डेटेड चेक है और ये अपेरेंट टेन्योर वाला जो हमारा पॉइंट है इसके अगेंस्ट चला जाता है। एक और देखते हैं। अ बैंकर पेड अ चेक दैट वाज क्लियरली फोर्स्ड टू डिफ्रॉड अकाउंट होल्डर इंक्लूजन विद द पे। यानी जो बैंक ऑफिशियल था वो भी एक पर्सन के साथ मिला हुआ था जिन्होंने मिलकर उस चेक के ऊपर जो है ना सिग्नेचर फोर्ज किए और उस बैंक ऑफिशियल ने फिर उसकी पेमेंट प्रोसेस करवा दी। तो यहाँ पे बड़ा क्लियर है कि जो पेमेंट की गई है वो गुड फेथ में नहीं की गई। जब आपको क्लियरली पता है कि ये पर्सन इंटाइटल्ड नहीं है, ये जो सिग्नेचर हैं ये फोर्ज्ड हैं, तो उसके बावजूद जो पेमेंट करना है वो गुड फेथ में नहीं है, तो ये पॉइंट अप्लाई होता है। तो हमारा आंसर होगा कि ये पेमेंट इन ड्यू कोर्स नहीं है, क्योंकि ये गुड फेथ में नहीं है। एक और एग्जाम्पल ले लेते हैं। अ बिल ऑफ एक्सचेंज वॉज पेड विद ड्यू इंक्वायरी एज टू द पे द आइडेंटिटी। इसको यहाँ पे हम कर देते हैं विदाउट, वर्ड मिसिंग है। अ बिल ऑफ एक्सचेंज वॉज पेड विदाउट ड्यू इंक्वायरी एज टू द पे, कि आइडेंटिटी जो थी उसकी सस्पिशियस थी और फिर प्रॉपर इंक्वायरी नहीं की गई कि वाकई ये पर्सन इंटाइटल्ड है पेमेंट के लिए या नहीं। तो ये भी पेमेंट इन ड्यू कोर्स नहीं होगी, क्योंकि जो पेमेंट थी वो नेग्लिजेंटली इस सिलसिले में की गई है, तो नेग्लिजेंस इन्वॉल्व थी। तो तीनों जो पॉइंट्स सेक्शन 10 में गिवन है उनकी हमने एक एक एग्जाम्पल भी आपके साथ शेयर कर ली है। दैट्स ऑल फॉर टुडे। हैव अ गुड डे।